सो हेलो गाइस, सो नाउ वी विल स्टडी दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप इसके पहले हम लोगों ने खत्म कर लिया कैबिनेट मिशन प्लान जो था, और इसके पहले भी क्विट इंडिया मूवमेंट को जो खत्म कर लिया है। अब यहाँ पे जो है मतलब 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान से बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनता है, तो उससे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बना था उसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे बना था। तब इसको जो है जो थ्योरी पार्ट दिया है इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, वी नो नीड टू स्टडी दिस, वी कैन कैंसल दिस। ठीक है, वी हैव टू लीव दिस। ठीक, because we have to minimize the content, then we can revise it properly. ठीक है, so now what is the first question saying? Let's start this. So the regulating act was passed in, जो regulating act कब पास हुआ था, तो ये 1773 में जो regulating act था वह पास हुआ था। कब? 1773 में। इसमें देखिए वारेन हेस्टिंग आया था ना, उसी टाइम बना था, ये आया था एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 was passed by the British Parliament for regulation of the British East India Company Indian territory, mainly in Bengal. The main provision of the act were the appointment of the Governor General of Fort William of Bengal. इसका मेन प्रोविजन क्या था इस एक्ट का? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द फोर्ट विलियम इन बंगाल। ठीक है, फोर्ट विलियम जो बना था उसके अब उसके गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में था। इन बंगाल विद सुपरवाइजरी पावर्स वर द प्रेसिडेंसी ऑफ द Madras, now Chennai, and Bombay, now Mumbai. The Governor General had a council of 4 who were given the power to cast a vote but no veto power. उनको veto power नहीं दिया गया था, लेकिन उस वोट करने का उनका पावर था। वारेन हेस्टिंग was appointed the first Governor General of Bengal. ये देखिए पूछता एग्जाम में, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? ये कौन थे? वारेन हेस्टिंग साहब थे। ये वारेन हेस्टिंग जो है थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, इन विच ईयर वाज रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड? किस ईयर में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास हुआ था? तो ये था 1773 एक्ट में, 1773 एडी में ये पास हुआ था। ठीक है, जो एक्ट था ये 1773 में पास हुआ था। ठीक, सी विल बी योर आंसर। इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड? तो ये था 1773 एडी में ये जो है एक्ट जो है पास हुआ था। कब? 1773 एडी में। In which of the following acts for the first time provisions was made for the post of the Governor General of Bengal? तो इसी में पास हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक्ट जो है पास हुआ था। मतलब जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बस था, उसके बाद एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसको बोला गया था। सो ये विल बी योर आंसर। द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये सुप्रीम कोर्ट जो है फॉर्म हुआ था। 1773 एक्ट था, लेकिन 1774 में सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ था। इसके बाद कुछ कन्वर्ट कर दिया गया था हाई कोर्ट में, जो 1861 में बना था। जो कहाँ बना था? देखिए मद्रास, जो पहले कलकत्ता था, फिर मद्रास भी था और बॉम्बे भी था। 3 हाई कोर्ट था उस समय। ठीक है, फिर बाद में इसी हाई कोर्ट को बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट बदल दिया गया। 1937 में सुप्रीम कोर्ट बदल दिया गया और इसको जो है मान्यता दी गई 26 जनवरी 1915 में। ठीक है, 50 में। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम, कलकत्ता। इसलिए फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? कलकत्ता में। 1773 एक्ट था, ईयर था 1774, देख लीजिए। दिस सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 3 अदर रेगुलर जजेस आर प्यूसने जजेस। सर एलिजा एम्फे, देखिए पूछता एग्जाम में, सर एलिजा एम्फे वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। तो सर एलिजा इम्फे थे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। द सुप्रीम कोर्ट वाज द सुप्रीम जुडिशरी ओवर ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। जो सुप्रीम कोर्ट था ना वह फर्स्ट सुप्रीम जुडिशरी था ओवर ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा था। द सुप्रीम कोर्ट केम इनटू फोर्स इन 1774। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेकिन कब फोर्स में आया था? 1774 एडी में फोर्स में आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता स्टार्टेड इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ, जो कोलकाता बना था 1774 में, किस एक्ट के थ्रू आया था? किस एक्ट के थ्रू आया था? ये 1773 एक्ट था ना। एक्ट कौन सा था? 1773 एक्ट था भाई। सो ई विल बी आंसर। इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एलिजा एम्फे थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे कौन? एलिजा एम्फे थे। ठीक है, ये विल बी योर आंसर।
विच एक्ट गिव द राइट टू रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ द कमिटी टू गवर्नर जनरल, कौन सा एक्ट दिया था जो गवर्नर जनरल को पावर मिला था कि जो कमेटी थी उसके डिसीजन को रिजेक्ट करने का पावर गवर्नर जनरल को मिला था, कौन से एक्ट के थ्रू? ये था एक्ट ऑफ 1786 के एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल जो कमेटी थी उसके डिसीजन को रिजेक्ट कर सकते थे। In 1786 AD, another bill was brought in the parliament related to India in a bid to prevail upon Cornwallis to accept the Governor General of Bengal। मतलब कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने के लिए 1786 जो बिल पास हुआ था उसी में इसको जो है कॉर्नवालिस को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया था। Cornwallis wanted to have the power of the both Governor General and Commander in Chief. The provision of the act were that the Governor General in special cases related to peace, defense or well-being of the Indian Empire had the power to override the majority of the council and enforce their rule। इसमें जो है ना जो 1786 में जो कॉर्नवालिस आया था ना उसमें जो भी कमेटी डिसीजन लेती है उसको ओवरराइड कर सकता था। खार किस लिए? पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। इंडिया में यदि कोई बवाल हो रहा है, यदि कोई सेना भेजनी है तो यदि कमेटी बोले नहीं भेजना है लेकिन वो ये भेज कर उसको शांत कर सकता है, ठीक है, टू इस्टेब्लिश पीस फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन नॉट द ब्रिटिश इंडियन पीपल, ठीक है, याद रखना। Which of the following acts empower Lord Cornwallis to overrule the decision of the काउंसिल? तो ये एक्ट ऑफ 1786 था जिसमें जो है कॉर्नवालिस जो है ओवरराइड कर सकते थे काउंसिल के डिसीजन को। Now, by a regulation in 1793, the district collector was deprived of his judicial power and made the collecting agent only। What was the reason for such regulation? तो मतलब उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए था। मतलब देखिए यहाँ पे देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एफिशिएंसी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वुड इनॉर्मसली इंक्रीज विदाउट द बर्डन ऑफ अदर वर्क। लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट दैट जुडिशियल पावर शुड कंपल्सरी बी इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियन व्हाइल इंडियन, ये तो गलत है। Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person। ठीक है, सही बात है, ये सही लग रहा है, ठीक है। ये बर्डन क्या लिखा है? बर्डन के अंदर बहुत लोग काम करते थे, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। The judicial work demanded a deep knowledge of the India and good training in law and Cornwallis felt that district collector should be the only revenue। ये भी गलत है, सिविल वेयर आंसर, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पावर आ गया था तो एक इंसान के अंदर इतना पावर होना गलत है, ठीक है, तो वो मिसयूज भी कर सकता है ना इतनी ह्यूज पावर मिलने पे। कॉर्नवालिस जुडिशियल रिफॉर्म टुक देयर फाइनल स्टेप इन 1793 AD, ठीक है, जो जुडिशियल रिफॉर्म था 1793 में वो फाइनल स्टेप लिया था एंड वर एम्बॉडीड इन द फेमस कॉर्नवालिस कोड। द न्यू रिफॉर्म वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर बेसिस पे था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द 18th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर कॉर्नवालिस sought to separate the revenue administration from the administration of the justice। जो फ्रेंच फिलोसोफर थे 18th सेंचुरी, मतलब इन्फ्लुएंस था इसका कॉर्नवालिस के ऊपर इन लोगों का। sought to separate the revenue administration from the administration of justice, मतलब रेवेन्यू और जस्टिस को अलग किया था इस कॉर्नवालिस ने। पहले जो मजिस्ट्रेट रहते थे ना कलेक्टर, उनके बाद दोनों पावर थे लेकिन बाद में अलग कर दिया गया। द कलेक्टर वाज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड होते थे। एंड आल्सो एंजॉयड एक्सटेंसिव जुडिशियल एंड मजिस्टेरियल पावर। Cornwallis believed that the concentration of all powers in the hands of the collector in the district retards the improvement as a judge of the दीवानी अदालत, redress the wrong done by him as a collector or assessor of revenue। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट रिटार्ड्स, मतलब घटा देता है द इम्प्रूवमेंट एज ए जज ऑफ द दीवानी अदालत, redress the wrong डन बाय हिम एज ए कलेक्टर और असेसर ऑफ रेवेन्यू। मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, कलेक्टर के रूप में काम करेगी असेसर ऑफ रेवेन्यू के। दस neither the landlords nor the cultivators could regard the collector as an imperial judge in revenue cases। The Cornwallis Code, ठीक है, the Cornwallis Code divested the collector of all judicial and magistrate powers and left him with the duty of administration of revenue। so कलेक्टर के पास रेवेन्यू की पावर हो गई थी। अब इसके बाद a new class of officer called the district judge was created to preside over the डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया, उसको जो है डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में रूल करता था। द डिस्ट्रिक्ट जज वाज एम्पावर्ड विद द मजिस्ट्रियल एंड पुलिस फंक्शन। जो डिस्ट्रिक्ट जज था ना उनके पास मजिस्ट्रियल पावर थी एंड पुलिस फंक्शंस भी इनके पास था, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। ठीक है, द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ट्रेड वाज एबोलिश्ड इन। जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया ट्रेड में वो एबोलिश हो गया कब? 1813 में मोनोपोली खत्म हो गया और सब जो ट्रेडर थे इंग्लैंड के वो सब आ सकते थे इंडिया में। ठीक है, लेकिन ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद टी जो खत्म नहीं हुआ था
ठीक है, जो इंडिया के साथ ट्रेड था टी में उसका मोनोपोलिस पे थी, मतलब चाइना को जब ट्रेड करना था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, और जो टी के साथ इंडिया और चाइना साथ करता था टी का व्यापार, उसको सिर्फ मोनोपोली किसकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जो 20 साल के बाद फिर खत्म हो गई थी। द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ट्रेड वाज एबोलिश्ड बाय द पेरिस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में से अकॉर्डिंग खत्म हो गया था। ठीक है, हाउ वर दे हेल्ड द मोनोपोली ऑन द ट्रेड ऑफ द टी एंड ट्रेड विद चाइना, टी एंड ट्रेड विद चाइना से मोनोपोली लिगेंस का था। By which act the British Parliament had abolished the monopoly of East India Company's trade in India, except tea and trade tea, मतलब except tea and trade चाइना ट्रेड के अलावा मोनोपोली खत्म कर दिया गया था। कौन सा एक्ट था, 1813 एक्ट था ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था। बाय विच आर द फॉलोइंग रेगुलेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज अबोलिश्ड, तो कब था, ये था 1813 में मोनोपोली जो है खत्म हो गया था। बी विल बी योर आंसर। What is not true in relation to the Charter Act 1930? It allowed Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightenment. ऐसा ही था, ठीक है। It has settled the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India. ये भी सही है। This act abolished the trade monopoly of the East India Company, including tea trade. No, tea trade था, इसमें monopoly था East India Company, तो ये गलत हो जाएगा। So answer will be C. ठीक है। Which of the following is one of the reason for the considering the Charter Act of 1830 important for India? क्यों important था? It banned the propaganda by Christian missionary in India, ban नहीं किया था, allow किया था। It emphasized industrialization in India, industrialization पहले से ही था, ठीक है, और industrialization इंग्लैंड में था, यहाँ पे बस मार्केटिंग करते थे। It made a financial collection for the education of Indian people, 1 लाख दिया था कि एजुकेशन पे पर ईयर खर्च होगा, ये सही बात है, ये था, ठीक है, ये गलत था। रेलवे का डेवलपमेंट तो 1853 में हुआ था, पुणे से वहां, पुणे से तो मुंबई तक, ठीक है, पुणे से थाने तक, ठीक है। सी विल बी योर आंसर। द चार्टर एक्ट 1830 कंपेल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू असेट द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है, इंडियंस के एजुकेशन पे काम करना था। इट मेड अ प्रोविजन फॉर एन एनुअल ग्रांट ऑफ ए सम ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, 1 लाख दिया था फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। Which one of the following provisions was not made in the Charter Act of 1830? कौन सा प्रोविजन जो है 1833 में नहीं मेंशन था? The trading activities of East India Company were to be abolished, सही बात है। The designation of the Supreme Authority was to be changed as the Governor General of India in Council, सही था, ठीक है, Governor General of India in Council था। All law making powers to be conferred as a Governor General in Council, सही बात है। And India was to be appointed as a law member, and Indian was to be appointed as a law member of the Governor General Council. No, ये तो 1999 में आया था ना, ये गलत है। जो था देखिए 1833 एक्ट पूछ रहा है, क्या था, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया वर कंप्लीटली अबोलिश्ड, क्योंकि देखिए जो ट्रेड मोनोपोली थी ना, टी पे और चाइना से ट्रेड था, वो भी खत्म हो गई थी। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया। ऑल लॉ मेकिंग पावर टू बी कन्फर्ड एज ए गवर्नर जनरल, जो काउंसिल थी उसकी सारी पावर उसको मिल गई थी। लेकिन ये मेंबर लॉ इंडियन को लॉ मेंबर नहीं बनाया गया था, उसमें जो मैकाले था ना उसको लॉ मेंबर बनाया गया था मेंबर, ठीक है, इंडियन को बाद में बनाया गया था 1999 में, अराउंड, ठीक। सो आंसर विल बी डी। The Charter Act 1833 as renewed on the condition that companies should abandon its trade entirely both with India and China, से उनका ट्रेड खत्म हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, and permit Europeans to settle freely in India. The company lost its monopoly in China and also the trade of tea which it enjoyed with the Charter Act of 1830, ठीक है, ये भी खत्म हो गया था 1830 में जो मोनोपोली मिली थी इसको। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद दिस एक्ट। इनको जो देखिए ये पूछा था, ये जो 1833 एक्ट था ना, इसी के अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वाज मेड विद द गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, विद दिस एक्ट। एंड ऑल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वाज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो काउंसिल थे उसको खूब सारी पावर मिल गई थी। द फोर्थ मेंबर वाज नॉट entitled टू एक्ट एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल एक्सेप्ट फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस। A British member was appointed as a law member in the governor's councils. The first fourth person appointed as a member of the council was Lord Macaulay थे, वो law member को बनाया गया था, उनको law member बना दिया गया था। Thus option D will be the correct answer. By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? देखिए यूपीएससी क्वेश्चन था, ठीक है।
कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के बना था, 1833 जो एक्ट आया था ना उसके अकॉर्डिंग बन गए थे। ठीक है, देखिए ISP 2023 में पूछ लिया था, 2 साल पहले ही पूछ लिया था, इजी क्वेश्चन देख लिए। Which are the among following had recommended to hold the Indian Civil Service examination simultaneously in India and England? इसने कौन सी जो कमेटी थी, ठीक है, उसने बोला था कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ हेल्ड होगा इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था, उसने बोला था। तो 1919 एक्ट आया था ना, वही वाला बोला था। ठीक है, यही वाला एक्ट बोल दिया था। ठीक है ना। The Montagu-Chelmsford report recommended to increase the number of Indians in administration and also recommended that the examination shall be jointly held in the Britain and India for civil services. On the recommendation, the civil services was held together in England and India from 1922. देखिए फ्राम 1922 से जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था जिसका हम लोग तैयारी करते हैं वैसे एक ही साथ हुआ था इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी, लेकिन सिलेबस जो है ब्रिटिश लोगों का था। ठीक है, उन लोगों का बहुत अजीब सिलेबस होता था। द एचिसन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1887। ठीक है, जो एचिसन कमीशन था सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1887। द कमीशन अपोज टू द डिमांड ऑफ द साइमल्टेनियस होल्डिंग इन इंग्लैंड एज वेल एज इन इंडिया। पहले ही डिमांड हुआ था कि इसको साइमल्टेनियसली हेल्ड किया जाए 1887 में एचिसन कमीशन से, लेकिन इसने जो है रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, इसने जो है अपोज कर दिया था। Which act provisioned competitive exam system for the civil services? ये कौन सा एक्ट था? ये 1853 एक्ट था जिसने प्रोविजन बनाया था competitive exam system for the civil services. The Charter Act 1853 provided that the salary of the members of the board of control, its secretary and other officer would be fixed. इसने बोला था, देखिए 1853 चार्टर एक्ट था ना, इसने क्या बोला था कि सैलरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन बोलते थे पता है? देखिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे, ठीक है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे। जो डायरेक्टर होते थे वो कमर्शियल एक्टिविटी को हैंडल करते थे, ठीक है, और जो कंट्रोल होते थे कंट्रोल करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को। अब ऐसे भी याद रखिए जो डायरेक्टर होता है, इस समय भी देखिए डायरेक्टर होते हैं ना किसी कंपनी के, तो वही वैसे याद रखिए वो कमर्शियल रिलेटेड होते हैं, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होता है। ठीक है, इसी के बोले थे कि जो सैलरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इट्स सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर वुड बी फिक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट द पेमेंट्स वुड बी मेड आउट ऑफ द कंपनीज फंड। मतलब एक कंपनी फंड के थ्रू उनका पेमेंट होगा। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखिए यहाँ पे आ गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 to 18 ऑफ whom 6 वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द क्राउन। 6 को जो है क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज डाइवेस्टेड ऑफ इट्स राइट टू पैट्रोनेज। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो आज डाइवेस्टेड ऑफ इट्स राइट टू पैट्रोनेज एंड कंपनी सर्विस वर थ्रोन अपॉन ओपन टू कंपनीज। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो उनको पावर छीन लिया गया ऑफ इट्स राइट टू पैट्रोनेज एंड कंपनी सर्विसेज। ठीक है, थ्रोन ओपन टू द कंपटीशन, जो कंपनी की सर्विसेज थी वो कंपटीशन के लिए ओपन कर दी गई। ठीक है, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड वाज टू बी मेड, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था इसमें। A committee with Macaulay was formed in the following year 1854। एक कमेटी बनाई गई थी मैकाले के अंदर 1854 में। ठीक है, टू गिव इफेक्ट टू द स्कीम ऑफ द अपॉइंटमेंट इन सिविल सर्विसेज थ्रू कंपटीशन। सिविल सर्विसेज में थ्रू कंपटीशन के थ्रू, ठीक है, उसमें जो है स्कीम लाई गई थी, जो मैकाले कमेटी बनी थी। Which of the following acts for the first time created a functioning legislative council in India? इसमें से कौन सा जो है एक्ट था जिसने पहली बार फंक्शनिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है लाया था इंडिया में? तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये क्या था? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था। ठीक है, सिविल ब्यूरो आंसर। A decisive step had been initiated in the separation of power between the executive and legislative by the Charter Act of, separation of power हो गया था इसमें between the executive and legislature by the Charter Act of 1853 के अकॉर्डिंग। इट वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया व्हेन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड। इस समय पहली बार था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाज द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश। इसी समय जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एस्टैब्लिश हुई थी पहली बार। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज 12। जो टोटल नंबर मेंबर्स थे ना इसमें, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने थे? 12 थे इसमें। In which of the following years of the British government finally agreed to hold the Indian civil services?
आईसी मतलब किस साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एग्रीड टू होल्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज। देखिए आईएएस ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसको पहले इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे। आईसीएस एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड इंग्लैंड। अभी मैंने बोला था ना, जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था उसने बोला था। तो पहली बार 1922 में जो है पहली बार एग्जाम हुआ था प्रयागराज, जो इलाहाबाद है ना वहां पे हुआ था, और इंग्लैंड में जो लंदन में था वहां पे हुआ था। दोनों जगह एक ही साथ एक ही दिन में हुआ था। कि पहली बार इतने दिन के बाद डिमांड करने के बाद जो एचिसन कमीशन था उसने तो रिजेक्ट कर दिया था यार इसको, जो 1870 के आसपास आई थी ना, उसने रिजेक्ट कर दिया था कि दोनों जगह नहीं होगी। ठीक, ए विल बी योर आंसर। 1922 AD onwards ICS exam began to be held in India in 1924 AD। देखिए 1924 में, इसको थोड़ा डेट को याद रखना, इन 1924 में, इन 1924 एडी जो है ली कमीशन जो था, ये देखिए ली कमीशन हैड रिकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर इंडिया। ये ली कमीशन था, इसने बोला था कि पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश कीजिए फॉर इंडिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकमेंडेशन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1926। ठीक है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन था एस्टेब्लिश कब हुआ था? इन 1926 में एस्टेब्लिश हो गया था पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी जो है एस्टेब्लिश हो चुका था। ठीक है, सब्सिक्वेंटली बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1953 एडी। ठीक है, इसी के साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एडी पब्लिक सर्विस कमीशन वार एस्टैब्लिश सेपरेटली फॉर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। मतलब जो 1935 एक्ट आया था ना, उसके अकॉर्डिंग तो जो है पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर के लिए अलग बनाया गया था जो यूपीएससी था, और स्टेट के लिए अलग बनाया गया था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अंडर दिस एक्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है जो पब्लिक सर्विस कमीशन था उसके जगह पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया, जिसमें जो है जिसको बोलते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें जो है कई स्टेट का जो है इसमें ना एक डील कर सकते थे। जैसे एक ही स्टेट का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होता था, या तो एक ही ज्वाइंट होता था। लेकिन जो है यूपीएससी बन गया था कब? देखिए जो यूपीएससी था बन गया था 1926 में, कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं था। या अलग कब हुआ था? 1935 के अकॉर्डिंग बाद में हो गया था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा ना, दो चीज बस आपको याद रखनी है, इनको याद रखना भाई साहब को, 1924 वाला। ठीक है, ली कमीशन सिविल सर्विस से रिलेटेड है, 1924 में आया था, और इसी के रिकमेंडेशन पे जो पब्लिक यूपीएससी जो बना था 1926 में, यूपीएससी बन गया था, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, बन गया था 1926 में। बस इतना याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? कौन सा इसमें सही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। इसने सही बोला था। ठीक है, जो ऐसी एक्ट था ये इसी ने मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड का जो एक्ट था इसी 1922 से शुरू कर दिया था, सिर्फ सेपरेट एग्जामिनेशन इन लंदन एंड इन इंडिया। ठीक है, मतलब इलाहाबाद में हुआ था उस समय, और एक वहां पे हुआ था लंदन में। First will be correct answer. In the Indian civil service in 1941, the percentage of Indians was more as compared to the Europeans। सही बात है, क्योंकि इंडिया में ही काम करना था यार, इंडियन सिविल सर्विसेज है। उस समय जो सब तो वर्ल्ड वार सेकंड में बिजी थे, मैक्सिमम चीजें तो इंडियन जो है यहाँ लीड कर रहे थे, तो ये भी सही है। इंडिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी 1941 में। From 1922 AD, on the basis of the Government of India Act 1919, civil service examination was started in India as well। ठीक है, 1919 के अकॉर्डिंग 1922 से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड शुरू हो गया था। ऑन 1 जनवरी 1941 द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है, कितना था? 617 था इन द सिविल सर्विस, एक्सीडेड दैट ऑफ द यूरोपियन, बस 585 थे, और इंडियंस के अंदर कितना थे? 617 थे। मैच कराना है लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब हुआ था? एक्ट किसके अकॉर्डिंग आया था? 1773 में अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो इसके अकॉर्डिंग बना था यार, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो इसके अकॉर्डिंग बना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इट्स इंडिया, परमिशन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी, ये चार्टर एक्ट 1813 में क्रिश्चियन को अलाउ कर देगा था इंडिया में। और एस्टेब्लिशमेंट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग आया था
इसमें जो है कंपनी के जो फंक्शन को अलग कर दिया गया था। पॉलिटिकल जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल लीड करेगी, और जो है कमर्शियल एक्टिविटी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है रूल करेंगे। ठीक है, ये पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 वाला। तो ए का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ए का सेकंड हो गया। ठीक है, ये वो ठीक है, ये भी कट गया। ए का सेकंड एंड बी का फर्स्ट हो गया। बी का फर्स्ट कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, बी विल योर आंसर। लेट्स सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके, बोर्ड ऑफ, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था सीओडी, यह जो था कमर्शियल से रिलेटेड था। ठीक है, कमर्शियल से रिलेटेड था। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अलग हो गया था। जो कंपनी का रूल मतलब फंक्शन था, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो था, ये किसके एक्ट के अकॉर्डिंग आया था, यह जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आ गया था, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि 1774 में बन गया था। परमिशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी 1813 में आ गया था। लॉ मेंबर्स इन गवर्नर जनरल काउंसिल, जो लॉ मेंबर्स हैं, जो लॉर्ड मैकाले पहली बार आया था, बन गया था 1833 के अकॉर्डिंग, वो आ गया था। ठीक है, मैच लिस्ट फर्स्ट एक्ट्स ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विद द लिस्ट सेकंड प्रोविजंस। ठीक है, देखिए लिस्ट फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्ट्स ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोविजंस। ठीक है, चार्टर एक्ट 1830 जो था, जो चार्टर एक्ट था 1813, ये क्या था, देखिए, सेटअप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुल्ली रेगुलर द ईस्ट इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसने बना था, मैंने बताया ना, पिट्स इंडिया एक्ट था 1784, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज इंडिया, ट्रेड मोनोपोली था किस एक्ट के अकॉर्डिंग खत्म हुआ था, तो 1813 के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, 1813 के अकॉर्डिंग हुआ था। अब देखिए और क्या है, द पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, दिया गया था एक्ट ऑफ 1858 के अकॉर्डिंग दे दिया गया था क्राउन को। ठीक है, एंड क्या चौथा, द कंपनी डायरेक्टर वाज आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल कॉरेस्पॉन्डेंट एंड डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ये किसके अकॉर्डिंग था, ये रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्या, ए का होगा, दो होगा, तो ए का दो कहाँ पे है, देखिए मिल जाएगा ना, ए का दो तो एक कट जाएगा। अब देखिए बी का क्या होगा, बी का कहाँ पे है, यहाँ बी का देखिए यहाँ पे आ रहा है लास्ट वाला, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का 4 होगा, तो बी का 4 कहाँ पे, यहाँ पे ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए विल बी योर आंसर, ऐसे आराम से पहुंच सकते हैं आंसर तक। The Charter Act of 1813 ended the company's trade monopoly except over tea and trade with China के थ्रू, मतलब 1813 में मोनोपोली खत्म हो गया था, लेकिन जो टी पे मोनोपोली और ट्रेड विद चाइना से मोनोपोली इनका बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसी मोनोपोली था। The Regulating Act of 1713 required the company direction to present the British government all correspondence and documents pertaining to the administration of company. Act of 1858 transferred the power from ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, जो एक्ट ऑफ 1858 था, ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, टू ब्रिटिश क्राउन टू गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, टू गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784 सेटअप द, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो था ना, क्या सेटअप किया था, ये 1784 सेटअप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन। ठीक है, टू फुल्ली रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यही सेटअप किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किससे रिलेटेड था, कॉमर्स से रिलेटेड था। अंडर विच एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज स्टैब्लिश, किस एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश हुआ था, तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट था 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो डी विल बी योर आंसर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है स्टैब्लिश हुआ था किसके थ्रू, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सो डी विल बी योर आंसर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। By which act British government abolished the monopoly of East India Company on trading of टी एंड शुगर नहीं, टी एंड चाइना, जो
ट्रेड विद चाइना था, उस पर मोनोपोली खत्म की थी, 1813 था। यहाँ पे चाइना होगा, ट्रेड विद चाइना था, ठीक है। शुगर नहीं था भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम कर दिए लोग। इफ शुगर एंड चाइना वुड बी द मेंशन इन क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ शुगर एंड टी, ठीक है, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट, ठीक है। शुगर एंड चाइना रहता था, डी विल बी द करेक्ट, बट शुगर एंड टी दिया, ये गलत है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड बाई, जो टी ट्रेड पे उसका मोनोपोली खत्म हो गया था, वो गया था किसके थ्रू, 1833 जो एक्ट था इसके थ्रू खत्म हो गया था। There were many consecutive acts which were passed by the British East India Company which as follows. Charter Act 1833 क्या बोला था, Charter Act 1833 था, all commercial advantages and rights were completely abolished, सारा जो राइट था एडवांटेजेस था ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म हो गया था, किसके थ्रू, बाय द चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू। नाउ कंपनी हैड ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, ठीक है, जो कंपनी के पास क्या था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट था ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट था, और वो भी खत्म हो गया था 1853 में। द कंपनी के पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट बच गया था बस। इन विच आर द फॉलोइंग ईयर्स ऑलमोस्ट द एंटायर एरिया प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, जो है ये जो था सेपरेट हो गया था बंगाल से, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से, एंड प्लेस्ड अंडर द आगरा प्रेसिडेंसी, और इसको किस प्रेसिडेंसी के अंदर रख दिया गया था, आगरा प्रेसिडेंसी के अंदर। तो ये क्या था, 1834 था, ठीक है। इसी ईयर में उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया गया था बंगाल से। सो डी विल बी योर आंसर। द एरिया ऑफ द present day Uttar Pradesh was acquired gradually by the East India Company from the last quarter of the 18th century into mid 19th century. This entire area was first blessed with the Bengal Presidency, but in 1834 it was separated to form northwestern province under the Agra Presidency के through in 1834 में इसको प्लेस कर दिया गया था। Which of the following acts transfer the government of India from East India Company to the Crown? इसमें जो है ट्रांसफर कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को मिल गया था पूरी तरह से, तो किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू मिल गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ब्रिटिश पार्लियामेंट टेबल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 which transferred power from the East India Company to the Crown. A member of the British Parliament was made secretary, ठीक है, इसमें देखिए सेक्रेटरी बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसी एक्ट बनाया गया था 1858 में ही, ठीक है, 1858 जो गवर्नमेंट एक्ट था 1858 का उसी में बनाया गया था। क्या बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, तो उसमें क्या बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फॉर इंडिया एक्सरसाइज पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन, ये जो एक्सरसाइज करेंगे पावर इंडिया में किसके थ्रू, क्राउन के थ्रू, एंड वाज रिस्पांसिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और रिस्पांसिबल किसके थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, मतलब ये कैबिनेट मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, और ये रिस्पांसिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, असिस्टेड बाय द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडिया, असिस्ट किसकी तरफ किए जाते थे, एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू असिस्ट किए जाते थे। काउंसिल ऑफ इंडिया हैड 15 मेंबर्स, 8 अपॉइंटेड बाय द क्राउन, इसमें 15 मेंबर्स थे, इसमें जो है 8 जो है क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, 7 इलेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी कॉमर्शियल फंक्शन को डील करते थे, इसमें जो है 7 जो है कॉमर्शियल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू डील किया जाते थे, मतलब इलेक्ट किए जाते थे। Secretary of State for India was to exercise the powers which were being enjoyed by the Court of Directors and Board of Control, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ना, इनको पावर मिल गई थी किस चीज़ की, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंजॉय करते थे कॉमर्शियल फंक्शंस एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो एंजॉय करते थे, एक सुविधा कोर्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर मिल गई थी, मतलब बहुत पावरफुल बन गए थे, दोनों पावर एक साथ उनको मिल गई थी। Consider the following statement. The Charter Act 1853 abolished East India Company monopoly of India trade, ठीक है, जो चार्टर एक्ट 1853 था इसने क्या किया, अबोलिस्ट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड, जो है पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था इसने जो है खत्म कर दिया था, ठीक है, इसने जो है खत्म कर दिया था, तो ये पहला वाला आंसर हो जाएगा सही। Under the Government of India Act 1858, the British Parliament abolished the East India Company altogether, ठीक है,
एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलिंग इट इंडिया डायरेक्टली। उसमें उसके बाद जो है डायरेक्टली पूछता कौन सा जो है सही है। मोनोपोली तो किस पे तो खत्म किया था बताइए, चार्टर एक्ट 1853 अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो 1813 में खत्म की थी ना भाई। 1813 में इसकी मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, एक्सेप्ट लगा था, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड टी था, ठीक है, ट्रेड विद चाइना एंड टी के बस ट्रेड था और किसी के थ्रू नहीं था। तो ये गलत है ना, पहला आंसर गलत है, दूसरा वाला सही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 था ना, उसमें जो है पूरी तरीके से जो पावर थी, टेरिटरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, सारा पावर और टेरिटरी जो है क्राउन के थ्रू रूल किया जाता था इंडिया को। और जो है कंपनी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि नहीं थी, थी वो, लेकिन नॉर्मली ट्रेड करती थी जैसे आम लोग करते थे बस, और क्राउन जो है उसको डील करता था। तो आंसर विल बी योर सेकंड। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 इंडिया द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। हाउएवर द कंपनी, देखिए कब खत्म हुआ था कंपनी का मोनोपोली, 1813 में खत्म हुआ था, 1813 में खत्म हुआ था कंपनी का मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। हाउएवर द कंपनी मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी रिमेन इंटैक्ट। या जो है हमेशा जो है कंपनी का मोनोपोली था, हमेशा नहीं था, सिर्फ 1833 तक था। कंपनी मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी रिमेन इंटैक्ट, वो बना था, ठीक है। जो टी के साथ जितना भी ट्रेड करता था टी में, सारा मोनोपोली इसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और चाइना के साथ जो ट्रेड करता था बस ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कब तक था, 1833 तक था, ठीक है, 1833 तक था। उसके बाद देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इसने लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 विच ट्रांसफर्ड पावर्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। इसने जो है ट्रांसफर कर दी थी पावर को फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन को, जो है इसने पावर को ट्रांसफर कर दी थी। एंड टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलिंग इंडिया। क्या बोल रहा है इसमें, 1858 विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। इस एक्ट के थ्रू 1858 का जो था, इसमें जो है क्राउन का जो पावर था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था ना, सारा जो है क्राउन को मिल गया। एंड टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली, और जो है इंडिया को वो जो है डायरेक्टली रूल करने लगा था, कौन, क्राउन। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम्पावर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू इश्यू ऑर्डिनेंस। इसमें किसमें जो है को पावर मिल गया था ऑर्डिनेंस इश्यू करने का। मतलब जैसे काउंसिल का बिना डिसीजन लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको जो है मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे कोई मतलब पीस इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में। तो कौन सा एक्ट था बताइए, 1833 कौन सा था, 1861 था। इसमें जो इनको ऑर्डिनेंस का पावर मिल गया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस का पावर कब मिला था गवर्नर जनरल को, 1861 एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में इनको पावर मिल गया था ऑर्डिनेंस इश्यू करने का। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 empowered गवर्नर जनरल टू इश्यू ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसी पीरियड। इमरजेंसी पीरियड में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल जो थे ना ऑर्डिनेंस इश्यू कर देते थे। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो ऑर्डर होता है, जैसे इंडिया में होता है ना, इस समय देखिए क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। और 213 के अकॉर्डिंग गवर्नर भी स्टेट में ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। कब जारी करते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होते हैं, ठीक है। राज्यसभा तो हमेशा वो है परमानेंट है, लेकिन जब लोकसभा भी सेशन में होना चाहिए, सेशन होता है ना इन लोगों का 3 बार, मिनिमम 2 बार होना चाहिए ईयर में, लेकिन 3 बार हेल्ड होता है इंडिया में। अधिक बीच में गैप होता है ना, तो उस समय जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं यदि नेसेसरी होता है कोई लॉ पास करने के लिए। बट उसके बाद 1 महीने के अंदर जैसे बैठती है सेशन में आती है, उसके 1 महीने के अंदर इसको अप्रूवल मिल जाता है कि इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो यही था। विच आर द फॉलोइंग, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वायसराय अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग। कौन सा एक्ट था ब्रिटिश इंडिया का, स्ट्रेंथन द वायसराय अथॉरिटी ओवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कारपोरेट फंक्शनिंग, ठीक है। इसमें से जो है वायसराय को अथॉरिटी मिल गई थी उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर, और उन्होंने क्या लाया था, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया था। किसके थ्रू, पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम किसके थ्रू आया था, ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू आ गया था सिस्टम, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम या डिपार्टमेंटल सिस्टम आ गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू आ गया था।
ये पूछता है एग्जाम में, देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम या डिपार्टमेंटल सिस्टम कब आया था? 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसी के थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 थ्रू आ गया था। ये थोड़ा याद रखना आप लोग। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 स्ट्रेंथन द वायसराय अथॉरिटी, ठीक है। ये जो इसमें जो है वायसराय को बहुत पावर मिल गई थी, ठीक है। कैनिंग, इसमें कैनिंग थे फर्स्ट वायसराय, कैनिंग थे। Reorganized his executive council, instituted departmental distribution of responsibility. He substituted portfolio or departmental system by which every department of administration was headed by individual। जैसे इस समय मिनिस्ट्री होती है ना, उस समय भी इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम बना दिया और एक मिनिस्टर जो है उसको हेड करता था, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम उसको डिपार्टमेंटल हेड बना दिया गया, ठीक है, बाद में। Which of the following acts empower Indian Legislative Assembly to make discussion on a budget? किस एक्ट के थ्रू जो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली था जो है ना, किस एक्ट के थ्रू उसमें जो है एम्पावर्ड इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक डिस्कशन ऑन बजट? जो कौन सा एक्ट था जिसमें जो है इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली को बजट पे डिस्कस करने का मौका दे दिया गया था? तो कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, इसमें जो है बना दिया गया था, ठीक है। कि जो है इंडियन काउंसिल एक्ट, जो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली है वह जो है बजट पे डिस्कस कर सकती है। किसमें? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। अब देखिए जो ना, जैसे इंडियन काउंसिल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस फार्म हुई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस फार्म हुई थी और इसमें कौन थे? मॉडरेट थे, इसमें रूल कर रहे थे। और इसी मॉडरेट का अचीवमेंट क्या था? यही मॉडरेट का अचीवमेंट था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, यही मॉडरेट का अचीवमेंट था। क्या था इसमें? कि इसमें जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, वह जो है बजट पे डिस्कस कर सकती थी, ठीक है। और जो इंडियन मेंबर्स थे काउंसिल के, वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड करने का मैक्सिमम प्रोपोर्शन मिल गया था, ठीक है, इसी में मिला था। और ये बजट पे डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। ये मतलब अचीवमेंट था मॉडरेट का, इसमें गिना जाता। मेन से पूछता है, ठीक है, थोड़ा याद रखना, प्री में पूछता है कभी कभी। Indian Council Act 1892 was passed by the Parliament of the United Kingdom. The main provisions of the Act were as under. The Indian Council Act 1892 gave the members of the right to ask questions. देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो मेंबर्स थे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको अधिकार दिया कि टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द बजट आर मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। बजट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मिनिस्टर थे उनसे। हाउ नन ऑफ देम वाज गिवन द राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, लेकिन उसमें से कोई भी दोबारा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता था, सिर्फ एक ही बार पूछ सकता था, ठीक है। Additional members of the council could ask questions of public interest under this act after pre-information of 6 days। मतलब 6 days पहले नोटिस दे दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछना है, एक ही बार पूछना है। और जो है उसमें जो है जो एडिशनल मेंबर थे काउंसिल के, वो क्वेश्चन जो है पब्लिक इंटरेस्ट में पूछ सकते थे, ठीक है। 34 देखिए, by which of the following acts the British for the first time introduced the system of the indirect elections in the India। इसमें जो है पहली बार जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है कब हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, बोल कह रहा है फॉर ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश following the act the British for the first time introduced the system of indirect elections। डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट मतलब 1919 में आ गया था, लेकिन इनडायरेक्ट आया था 1992 एक्ट में आ गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 में इनडायरेक्ट इलेक्शन आ गया था, ठीक है। The principles of the representation and indirect way of the elections was first incorporated in the Indian Council Act of 1892 में यह जो है आ गया था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में यह जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन आ गया था, जिसमें जो है इनडायरेक्ट रूप से मेंबर जो है इलेक्ट होते थे। किनके द्वारा? जो लेजिस्लेटिव मेंबर होते थे ना, जिससे इंडियन लेजिस्लेटिव मेंबर होते थे, वो खुद जो है इलेक्ट करते थे उसमें काउंसिल में जाने के लिए। जो वायसराय की काउंसिल थे उसमें मेंबर जाने के लिए चूज करते थे। तो इस एक तरह से क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है। डायरेक्ट वाला तो बाद में हुआ जिसमें जनता चूज करती थी। अब देखिए, टू कंट्रोल द मीडिया इन इंडिया एक्ट्स वर पास्ड इन, मतलब मीडिया कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एक्ट पास हुए थे। अब देखिए, पहला तो 1835 एक्ट हुआ था, जो लॉर्ड थे, ठीक है, 1835 में थे। उस समय जो है इसको जो है पास कर दिया गया था, ठीक है। 1835 में पास हुआ था, 67 में पास हुआ था, और 78 वाला तो कोई भूल नहीं सकता है भाई, लिट्टन साहब थे, इन्होंने ही पास कर दिया था, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और 1908 वाला तो ये भी कन्फर्म है, देखिए जो लॉर्ड मिंटो साहब थे उन्होंने पास कर दिया था, टू कंट्रोल द एक्ट, ठीक है।
तो ये था। इन 1835 द प्रेस एक्ट वाज अनाउंस्ड फॉर द सेंसरशिप ऑफ मीडिया। द प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक्स एक्ट वाज पास्ड इन 1867। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878 by Lord Lytton to control the printing and circulation of seditious material, especially that which could produce disaffection against the British government in India in the minds of the masses. In addition to this, in 1908, Lord Minto passed an act to regulate the press। जो 1908 में जो है लॉर्ड मिंटो जो थे पास कर दिए, ठीक है, इन्होंने पास कर दिया एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रेस, ठीक है, टू रेगुलेट द प्रेस, ठीक है। इन एडिशन टू दिस इन 1908 लॉर्ड मिंटो पास्ड एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रेस, ठीक है, प्रेस को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने जो है एक्ट पास कर दिया था, ठीक है, 1908 में, ठीक है, 1908 में जो है इन्होंने पास किया था। कौन? लॉर्ड मिंटो साहब ने पास किया था टू रेगुलेट द प्रेस को। इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट वाज ऑथराइज्ड टू सीज एनी पब्लिकेशन इफ फाउंड एंटी गवर्नमेंट। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट जो ऑथराइज हो गई थी कि एनी पब्लिकेशन को सीज करने की, यदि एंटी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ यदि वह जाती है तब, ठीक है। वेन वर हाई कोर्ट स्टैब्लिश इन बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता। जो हाई कोर्ट जो है कब स्टैब्लिश हुई थी? बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में। कब स्टैब्लिश हुई थी? देखिए, जैसे देखिए जो एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था ना, उसके थ्रू 1774 में बन गया था सुप्रीम कोर्ट। फिर बाद में इसको जो है हाई कोर्ट बनाया गया था। 1861 जो एक्ट था ना, 1861 जो एक्ट था, इसमें 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कहाँ कहाँ पे? बॉम्बे में, मद्रास में एंड कलकत्ता में 3 हाई कोर्ट बने थे किस एक्ट के थ्रू, ठीक है। 1861 जो एक्ट था इस ईयर में बन गया था। बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता हाई कोर्ट वर स्टैब्लिश इन 1862 में। देखिए एक्ट यही था, ठीक है, 61। लेकिन जो देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो था 1861 और स्टैब्लिश कब हुए थे? 62 में स्टैब्लिश हो गए थे, लेकिन एक्ट था 1861। कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हुए थे? बॉम्बे थे, मद्रास थे एंड कलकत्ता थे, ठीक है। ऑन दिस बेसिस द नियरेस्ट आंसर करेक्ट, ठीक है। मतलब एग्जाम में छोड़ना नहीं है, मतलब आगे कि 62 होगा तो 1862 होगा तो ये गलत है, बोनस मार्क मिलेगा, ऐसा कंफर्म नहीं बोनस मार्क मिलेगा। वी शुड ऑलवेज ट्रिक द आंसर इन एनी हाउ, ठीक है। द मोस्ट शॉर्ट लाइफ ऑफ ऑल ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वाज। सबसे कम टाइम के लिए कौन था इसमें से? ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, ठीक है। द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वाज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था। इन वर्ड्स ऑफ रैमसे मैकडोनाल्ड, दिस रिफॉर्म वाज एन इनकम्प्लीट एंड शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। मतलब जो मैकडोनाल्ड साहब थे उन्होंने मैकडोनाल्ड अवार्ड ला दिया था ना, बाद में इसी को आगे बढ़ाकर मतलब पूरी तरीके से यह नहीं आया था, शॉर्ट लिव्ड था। क्योंकि देखिए जो सिख को एंग्लो इंडियन को मिला था 1919 में, फिर डिप्रेस्ड क्लास को दिया था इन्होंने 32 में मैकडोनाल्ड साहब ने, मतलब कंप्लीट ही नहीं था, इसलिए शॉर्ट लिव्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। कौन जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था कि कौन सा एक्ट था? तो ये मॉर्ले मिंटो से 1909 था। इसमें जो है मुस्लिम को जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया था, जिसमें जो है मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं और वही चूज होगा, ठीक है। मतलब इंडिया को डिवाइड करना था कास्ट रिलीजन की बेसिस पे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 प्रोवाइडेड फॉर, देखिए मिंटो मॉर्ले कहिए या मॉर्ले मिंटो कहिए, दोनों सही है, गलत नहीं होता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ना 1909 की, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो लॉर्ड मिंटो हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया बोलते हैं, फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल मतलब वही होता है कि डिवीजन करना रिलीजन के बेसिस पे, उसको बोलते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। कौन जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंडिया में लाई थी? ये थी 1909 एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन द कंट्री। इसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट लाई थी फॉर मुस्लिम के लिए इन द कंट्री, ठीक है। द एक्ट आल्सो कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट लाई थी मुस्लिम के लिए 1909 में, ठीक है।
द एक्ट आल्सो कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं 1909 में, ठीक है। द एक्ट आल्सो कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, ठीक है। The act also called Morley-Minto Reform 1909 introduced the communal representation in the country. The act also called Morley-Minto Reforms 1909, ठीक है, introduced communal representation in the country. The Declaration of Reforms on August 20, 1970 known as, इसको क्या बोलते हैं इस डिक्लेरेशन को, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसके बाद 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था ना, लेकिन 1917 के बाद जो रॉलेट एक्ट आ गया था, उसके बाद 1918 में जो डिक्लेरेशन किया था कि इंडिया को एक अच्छा रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट देना है, तो इसी में किया था 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन था ये। On 20th August 1970, the reform made by Edwin Montagu, Secretary of State for India, and Lord Chelmsford is known as the Montagu Declaration। देखिए जो एडविन मॉन्टेग्यू थे ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और इसमें जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो मॉन्टेग्यू, और क्या थे, वायसराय थे। किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन बोलते हैं, जो इन्होंने डिक्लेयर किया था, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ डायरकी, इनको बोलते हैं, मतलब डबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, डबल गवर्नमेंट रहेगा, सेंटर पे भी है, मतलब एक ही जगह दो रूल रहेगा, ठीक है, मतलब एक जैसे बंगाल में था, क्लाइव लाया था कि एक, ठीक है ना, जैसे एक जो है कॉमर्शियल फंक्शन, मतलब ब्रिटिश जो कॉमर्शियल फंक्शन डील करेंगे, ठीक है, और एक जो है जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डील करेगा। तो इसमें डायरकी आ गया डबल गवर्नमेंट, वही बोल रहा है कि किसको फादर ऑफ डायरकी बोलते हैं, तो बोलते हैं सर लियोनेल क्यूर्टिस को, ठीक है, सर लियोनेल क्यूर्टिस को बोलते हैं। यदि क्लाइव रहता तो उसको भी बोल सकते थे। सर लियोनेल क्यूर्टिस आल्सो इज नोन एज द फादर ऑफ डायरकी, ठीक है, सर लियोनेल क्यूर्टिस नोन एज द फादर ऑफ डायरकी। डायरकी वाज अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में फॉर द प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। कब लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लाया गया था, ठीक है, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ठीक। द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था या फॉर्म द बेसिस ऑफ, क्या था, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। सो बी विल बी योर आंसर, इसमें से बी को आंसर रहेगा आपका 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप लोग, द बेसिस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 was the report of the Secretary of State for India Edwin Montagu and Viceroy Lord Chelmsford, ठीक है, Viceroy Lord Chelmsford का रिपोर्ट था। Who was the Prime Minister of England when the Montagu-Chelmsford Act was passed in 1919? उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के जब मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, तो ये थे उस समय थे लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज थे। डेविड लॉर्ड जॉर्ज was the Prime Minister of England UK when the Montagu-Chelmsford Act, Indian Council Act 1919 was passed in 1919 में, ठीक है, जब पास हुआ था तो कौन थे, डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। His tenure as a PM was from 1916 से 1922 तक था। In which constitutional document was diarchy system introduced in Indian provinces? ये था 1919 में diarchy system लाई गई थी provinces में। Montagu-Chelmsford reform of 1919 was introduced by the British government in India to introduce self-governing institutions gradually to India. In this diarchy in the provinces was introduced, इस समय जो है diarchy जो introduce की गई थी province में। रिजर्व सब्जेक्ट्स लाइक द फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी, पुलिस। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था रिजर्व कौन कौन था, इसमें जो है रिजर्व लिस्ट आई थी प्रोविंसेस में, ठीक है, एक रिजर्व लिस्ट थी, ठीक है, और ट्रांसफर्ड लिस्ट थी। देखिए दो लिस्ट था, रिजर्व लिस्ट थी और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट थी, ठीक है। जो रिजर्व लिस्ट था वो गवर्नर को मिला था, वहाँ पे देखिए हर स्टेट में ना एक गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल अलग होते थे, वायसराय होते थे वो अलग होते थे, और गवर्नर सिर्फ होता था वो हर प्रोविंस का अलग अलग होता था। जैसे आगरा प्रोविंस का था अलग गवर्नर, पंजाब प्रोविंस का था अलग गवर्नर, ठीक है,
ऐसा रहता, वो गवर्नर को मिलता था ये रिजर्व सब्जेक्ट हर प्रोविंस का। ये बंगाल प्रोविंस था। तो देखिए अब ये पूछा था कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, ये पूछ लिया था एग्जाम में, यूपीएससी पूछा था एक बार 2023 या 24 23 में पूछ लिया था। अब देखिए मेन सब्जेक्ट जो रिजर्व था गवर्नर के पास था, उसको रिजर्व सब्जेक्ट बोलते थे। क्या क्या था देखिए, मेन क्या था, फाइनेंस था इन लोगों के पास, लॉ था, लॉ एंड ऑर्डर था, आर्मी थी इन लोगों के पास, पुलिस थी इन लोगों के पास, इन लोगों के पास इरिगेशन भी था यार, ठीक है, इरिगेशन सिंचाई जो कंट्रोल था उस पर। लेकिन एग्रीकल्चर जो है इन लोग मिला था, नॉर्मल चीज जो है ट्रांसपोर्ट को मिला था, जो मिनिस्टर डील करते थे। क्या क्या था इसमें देखिए, तो मतलब बहुत बहुत नॉर्मल था, पब्लिक हेल्थ था, एजुकेशन था, एग्रीकल्चर था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, ये मिनिस्टर होते थे जो मतलब लोकल लेवल पे चुने जाते थे, उनको मिला था। वर इंक्लूडेड दैट रिजर्व सब्जेक्ट्स वर केप्ट विद द गवर्नर। देखिए जो रिजर्व सब्जेक्ट था ना वो गवर्नर को मिला था एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मिला था, ठीक है। जो रिजर्व था गवर्नर होते थे और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे जो उनको हेल्प करती थी, उनको मिला था। वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर किसको मिला था, सब्जेक्ट्स वर हैंडेड ओवर टू द मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये जो मिनिस्टर होते थे ना प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, जो चूज करके आते थे पीपल के द्वारा, उनको मिला था। और वो जो है लेजिस्लेचर असेंबली के वो रिस्पांसिबल थे, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के थे गवर्नर और उसकी काउंसिल के लोग वो रिस्पांसिबल नहीं थे लेजिस्लेचर के। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था उस समय। In the context of the Indian history, the principle of the diarchy refers to, इसको क्या बोलते हैं, the division of the subjects delegated to the province into two categories। इसको जो है हाउ इसमें क्यों करेंगे, सेंट्रल क्यों में करेंगे, यहाँ पे देखिए टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया था ना, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ठीक है। रिजर्व गवर्नर को मिला था और ट्रांसफर किसको मिला था, मिनिस्टर्स को मिला था, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर के। अब रिजर्व में क्या क्या सब्जेक्ट था, मेन में सब्जेक्ट था जैसे फाइनेंस हुआ, लैंड ऑर्डर हुआ, पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, इरिगेशन हुआ, ये सब मिला था किसको, रिजर्व सब्जेक्ट को मिला था। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो मिनिस्टर को मिला था, जो चूज किया जाता था पीपल के द्वारा। ट्रांसफर में क्या क्या होता था, नॉर्मल चीज होता था जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, ये सब होता था। और इसमें बहुत नॉर्मल चीज होती थी, ज्यादा पावरफुल नहीं होता था इसमें। तो डी विल बी योर आंसर। कि डिवीजन डायरेक्ट मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंस इनटू टू कैटेगरी। मतलब एक ही जगह पे दो लोग रूल करते थे, जैसे गवर्नर रिजर्व सब्जेक्ट पे रूल करते थे और जो मिनिस्टर होते थे वो ट्रांसफर सब्जेक्ट पे रूल करते थे। मतलब एक ही जगह दो लोग रूल कर रहे थे एक ही जगह। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का, ये था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज क्लियरली डिफाइंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डिफाइन किया था जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, ठीक है। मतलब डिवाइड कर दिया था पावर का, सेंट्रल कौन डील करेगी और जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या डील करेगी, ये डिवाइड कर दिया था, ठीक है। ये तो जुडिशरी थोड़ी किया था, ये सब नहीं किया था, मतलब इसने डिवाइड कर दिया था जो जुरिस्डिक्शन था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसमें जुरिस्डिक्शन को अच्छे से डिवाइड कर दिया था। जैसे देखिए ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट तो प्रोविंशियल में डील कर दिया था, लिस्ट बन गया था, ठीक है, और एक लिस्ट सेंटर का अलग से बन गया था। The principle of the diarchy was introduced by the Act of the 1919 Act के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ द डायरकी आ गई थी, ठीक है, 1919 एक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, द एक्ट इज आल्सो नोन एज मार्ले मिंटो। कब आया था, 1999 में आया था ना यार, ये मार्ले मिंटो 1999 में आया था, ये गलत हो गया, ठीक है। 1999 क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। The act separated the central and provincial subject, सही बात है। The government of India 1999 came into force in 1921 में फोर्स में आया था, सही बात है। Montagu was Secretary of State for India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India, भी सही बात है। So ये will be your answer, that is not wrong, ठीक है, that is incorrect। देखिए फर्स्ट क्या बोला असर्शन है रीजन में, द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नेंस रिमेन्ड यूनिटरी एंड सेंट्रल विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिटरी थे, ठीक है,
और सेंटर को इन्फोर्स दिया गया था 1919 को मतलब इन्फोर्स करने के लिए। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अथॉरिटी वाज डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस, सही बात है, ठीक है। सो ए विल बी द, सो डी पहला तो गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि यार ये यूनिटरी नहीं था। देखिए स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गवर्नमेंट रिमेन्ड यूनिटरी एंड सेंट्रल विद इन्फोर्समेंट ऑफ द, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, तो इसने फेडरल गवर्नमेंट लाई थी। इसमें जो है जो जो पावर था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सेंटर को और स्टेट को, और स्टेट में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, डायरेक्टली आ गई थी ट्रांसफर लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट, तो मतलब फेडरल हो गया था, मतलब इंडियंस को भी अब पावर मिल गई थी इस साइड पे। तो यूनिटरी नहीं बोलेंगे, फेडरल बोलेंगे, ये पहला गलत होगा ना, तो ऐसे याद रखिएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1990 इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टली सिस्टम इन प्रोविंसेस एजुकेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए क्या 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 मिला था, ये किसको मिला था, ट्रांसपोर्ट वाले को मिला था। एजुकेशन मतलब इसने इंट्रोड्यूस क्या किया था, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया था 1919 वाला। और ट्रांसपोर्ट के सब्जेक्ट क्या क्या मिला था ट्रांसपोर्ट लिस्ट में, देखिए एजुकेशन था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, मेडिकल रिलीफ था, पब्लिक हेल्थ था, सैनिटेशन था, एग्रीकल्चर था, लेकिन इरीगेशन नहीं था, याद रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी था, पब्लिक वर्क था, एक्साइज था, जस्टिस था, पुलिस, आप देखिए पुलिस किस में था, जस्टिस किस में था, एक्साइज किस में था, ये रिजर्व सब्जेक्ट में था। इरिगेशन था, रिजर्व वाटर में था, लेबर था, वेलफेयर था, इंडस्ट्रियल डिस्पोज सब उसमें था। 50 सब्जेक्ट्स वर डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस, 50 सब्जेक्ट्स जो है प्रोविंस को मिल गए थे, और इसमें भी दो डिवाइड हो गया था प्रोविंस वाले में भी, अभी बताया हूँ आपको, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड में। ऑन अदर हैंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव हैड 47 सब्जेक्ट थे, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट थे। 50 तो प्रोविंस को मिल गए थे स्टेट को, और 47 सेंट्रल को मिल गए थे सब्जेक्ट। सच डिफेंस मिली थी, फॉरेन अफेयर मिली थी, मनी कम्युनिकेशन मिली थी। Although the Governor General had major executive powers, but the structure and characteristic of the governance was generally federal, मतलब या फेडरल गवर्नमेंट इसके बाद स्टैब्लिश हुई थी लगभग, क्योंकि सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी ना, इसी वजह से। डायरेक्टली मीन्स डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर इनटू 2 सेक्शन, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द रिस्पांसिबल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस, ठीक है, सही बात है। 2 सेक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड किया गया था, ये भी मतलब रिस्पांसिबल गवर्नेंस लाना था प्रोविंस में, तो दोनों सही है। The Government of India Act 1919 made up major changes in the provincial government. The Government of India Act 1919 introduced the system of diarchy. Diarchy means a due set of government. The Government of India Act of 1919 made a provision for classification of the central and provincial subjects को 2 भाग में डिवाइड किया था। The provincial subjects were divided into 2 groups. One was reserved, ठीक है, one was reserved and another was transferred subject। देखिए सेंटर को भी डिवाइड किया था प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स में, और उसके बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया था किसमें, 2 सब्जेक्ट 2 ग्रुप में, ठीक है। One was reserved subjects and another was transfer subjects. The reserved subjects were kept with the governor, जो रिजर्व था गवर्नर के पास रखा जाता था, गवर्नर जनरल में समझिएगा, सिर्फ गवर्नर की बात कर रहा हूँ। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास कौन सा सब्जेक्ट था, रिजर्व सब्जेक्ट था, ठीक है। एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर हैंडेड ओवर टू मिनिस्टर, और ट्रांसफर सब्जेक्ट था वो हैंडेड ओवर हो गया था मिनिस्टर्स को, रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, किसको दिया गया था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दिया गया था। दिस डिविजन ऑफ सब्जेक्ट्स वाज बेसिकली व्हाट दे मींट बाय द इंट्रोड्यूसिंग द डायरेक्टली, ठीक है। दिस डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स किसके लिए था, डायरेक्टली को इंट्रोड्यूस करने के लिए था ये, ठीक है, डायरेक्टली। The post of the Indian High Commissioners was created by which act? किस एक्ट के थ्रू इंडियन हाई कमिश्नर जो क्रिएट हुआ था, बताइए, 1900 एक्ट के थ्रू, ठीक है। इंडियन हाई कमिश्नर जो है आया था किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इंडियन हाई कमिश्नर जो है आ गया था, ठीक है। बी विल बी योर आंसर। पोस्ट ऑफ द इंडियन हाई कमिश्नर वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू आ गया था पोस्ट ऑफ द हाई कमिश्नर्स। दीज वर इंक्लूडेड इन द प्राइम एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कौन कौन सा मतलब ऐड हुआ था, तो बताइए। प्रोविजंस ऑफ द फेडरेशन तो आया था इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहा है, ये आया था प्रोविजंस ऑफ द फेडरेशन। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी थी, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी और सेंटर को डायरेक्टली मिल गई थी, और इसमें डायरेक्टली खत्म कर दी गई थी प्रोविंस में। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टली इन प्रोविंस नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टली इन सेंटर, ठीक है, गलत कर दीजिए, सेंटर यहाँ रहता तो सही हो जाता, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। द टू ऑथराइजेशन ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल ऑथराइज नहीं किया था तब भी मोस्टली पावर सेंटर के पास आ गई थी, तो ये गलत है।
तो 1 2 विल बी द मोस्ट सुटेबल आंसर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेड प्रोविजंस फॉर फेडरल लेजिस्लेचर, इसने बनाया था गवर्नमेंट फेडरल लेजिस्लेचर के लिए। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डायरकी वाज अबोलिश्ड इन द प्रोविंसेस, डायरकी जो है अबोलिश्ड हो गई थी प्रोविंसेस में, ठीक है, और इसको जो है कहाँ सेंटर में ला दिया गया था, एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई थी, एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर वर अप्लाइड, ठीक है, और उसमें जो दो बाइकैमरल मतलब दो हाउस जैसे होता है ना, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो वह जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है अप्लाई हुई थी, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर थी, इससे लोकसभा राज्यसभा हो गई थी। Which among the following introduced the provincial autonomy in British India? ये थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस एक्ट के थ्रू आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग आ गई थी। Which of the following report was the baseline of the Government of India Act 1935? तो कौन सी बेसलाइन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? अब देखिए जो 1919 एक्ट था ना, इसने साइमन कमीशन लाया था जो 1927 में एस्टैब्लिश हुई थी साइमन कमीशन, और 1928 में इंडिया में जो है साइमन कमीशन आई थी। इसके बाद जो है यह जो साइमन कमीशन फिर 1928 में दोबारा आई थी, ठीक है, सितंबर के आसपास आई थी। फिर जो है जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो साइमन कमीशन था ना, इसकी बेसिस पे इसका जो रिफॉर्म था ना, इसने रिपोर्ट जो सबमिट किया था 29 में सबमिट कर दिया था इसने अपना रिपोर्ट, और इसी की जो रिपोर्ट था इसने बोला था कि कुछ रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लाने के लिए, तो जो इसी वजह से गोल में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसी पे अग्रीमेंट बनाने के लिए हुआ था, और जब लोग माने नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को इसी बेसिस पर लाया गया था। किसकी बेसिस पे? साइमन कमीशन की बेसिस पर लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लाया गया था साइमन कमीशन के लिए, ठीक है। डी विल बी योर आंसर। The government of India Act 1919 made a provision in its part 5th that a statutory commission would be set up at the end of the 10 years, मतलब 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन एस्टैब्लिश होगी। आफ्टर द एक्ट वाज पास्ड व्हिच वुड इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। द साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज एन आउटकम ऑफ दिस प्रोविजन। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेड द नेहरू रिपोर्ट, सभी पार्टी ने नेहरू रिपोर्ट को पब्लिश किया था। साइमन कमीशन आया था ना, ठीक है, साइमन कमीशन आया था इसी एक्ट के थ्रू आया था कि 10 साल के बाद आफ्टर दैट वाज पार्ट व्हिच वुड इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। साइमन कमीशन वाज एन आउटकम ऑफ दिस प्रोविजन, ठीक है, साइमन कमीशन इसी वजह से आया था, 10 साल के बाद आया था, लेकिन पहले ही सब ला दिए थे, मतलब 1919 में 10 साल के बाद 1929 होना चाहिए, 1929 में आना चाहिए, लेकिन 28 में आ गया था, एक साल पहले आ गया था, क्योंकि उस समय कौन थी गवर्नमेंट? लिबरल गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो चाह रही थी कि मेरे पास इसका क्रेडिट जाए, ठीक है, और इसी पे चैलेंज दिया था उसका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट लाया गया। साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड 3 सेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930 से 1932 के बीच 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। मेड द रिकमेंडेशन व्हिच वर एम्बॉडीड इन ए व्हाइट पेपर पब्लिश्ड इन 1933, जो कि व्हाइट पेपर पे पब्लिश हो गया था 33 एक्ट में, which was considered by a joint select committee of the British Parliament, ठीक है, which was considered by the joint select committee of the British Parliament and was the baseline of the Government of India 1935, और ये था बेसलाइन था किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का बेसलाइन था, ठीक है, किसका बेसलाइन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का बेसलाइन था, ठीक है। लेट्स सी, consider the following statement. Some of the main features of the government of India 1935 were, ठीक है, कुछ फीचर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के, कौन से थे? ठीक है, अबोलिशन ऑफ डायरकी इन द गवर्नेंस प्रोविंस, ठीक है, गवर्नर जो प्रोविंस थी ना वहाँ पे डायरकी खत्म कर दी गई थी, लेकिन जो है डायरकी सेंट्रल लेवल पे लाई गई थी, ठीक है, डायरकी मतलब डबल गवर्नमेंट, ठीक। अब पूछे सेंटर पे कौन सी डायरकी थी भाई? सेंटर पे भी भाई डायरकी थी, जैसे लोकसभा बाइकैमरल गवर्नमेंट थी ना, तो लोकसभा एंड राज्यसभा वाली, तो उसी बेसिस पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, ठीक है। जैसे इंडिया पे 2 लोग राज करेंगे, प्रोविंस भी राज करेगा, सेंटर भी राज करेगा, तो डायरकी आ गया सेंटर पे, ठीक है। द पावर ऑफ द, मतलब ये अबोलिश हो गया था, प्रोविंस में नहीं था, सेंटर पे था। लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एस्टैब्लिश हुई थी किसके थ्रू? इसी के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग हुई थी। द पावर ऑफ द गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट, एंड द पावर ऑफ द गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन
एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, मतलब वीटो पावर थी गवर्नर के पास, ठीक है, आ गई थी। अबोलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये तो नहीं हुआ था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, मतलब मुस्लिम को तो 1909 में दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, फिर 1919 में भी सिख को, एंग्लो यूरोपियन को, एंग्लो इंडियंस को सब दे दिया गया था इस समय। दलित को वो जो है बाद में दिया गया था, 1932 में दे दिया गया था, ठीक है। उसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो उसका आंसर हो जाएगा बी विल बी योर आंसर। The Government of India in 1935 was originally passed in August 1935 and is said to have been longest, ठीक है, ये पास हुआ था 1935 में, and it's said to have been the longest British act of parliament ever enacted by that time, मतलब ये सबसे लंबा एक्ट था, उसमें बहुत सारे प्रोविजन इसमें दिए गए थे, यही से जो है बारो किया गया था सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब थी, ठीक है। The most significant aspect of the act were the grant of large measure of the autonomy to the provinces, ठीक है, large measure of the autonomy दी गई थी किसको, provinces of the British India, ठीक है, grant of large measure of the autonomy to the provinces of the British India को दी गई थी, ठीक है, a grant of the large measure of the autonomy to the provinces of the British India, ठीक है, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, बस इतना जानिए। विच इंडियन द सिस्टम ऑफ द डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस, ठीक है, मतलब उसने डायरेक्टरी सिस्टम को इंड कर दिया था प्रोविंस में, इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जो 1919 के थ्रू आया था डायरेक्टरी, जो खत्म कर दिया गया था। प्रोविजन ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन वर मेड, इसमें जो है डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन जो लाया गया था, ठीक है, इसी में आया था। देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोविजन कब आया था, 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसी में आया था इनडायरेक्ट इलेक्शन का नाम। और द डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन कब आया था, ठीक है, इसी में आया था, इसमें 1990 में तो था ही, 1935 में भी ये डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन था, ठीक है। लेकिन क्लियर रूप से जो महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिला था, इसी में मिला था डायरेक्ट इलेक्शन 1935 एक्ट में। और इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1919 में नहीं थी, इसमें थी 1935 में थी। और इसी में एक्ट में क्या था, अब इसमें देखिए डायरेक्ट इलेक्शन पूछ लीजिए ना, 1935 मारी गई, इसमें क्लियर रूप से था, ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट भी आया था इस समय, क्या इसमें फेडरल कोर्ट जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना था। ऑल इंडिया फेडरेशन एज सेंटर भी बना था, ऑल इंडिया फेडरेशन यूपीएससी होता है ना, उसी तरह फेडरेशन बन गया था। मतलब इसमें प्रिंसली स्टेट भी और ब्रिटिश इंडियन स्टेट भी रहेंगे, लेकिन यह एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, ठीक है। मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली वाज अल्टर्ड टू इंक्लूड मोर इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली थी और अल्टर्ड हो गए थे टू इंक्लूड मोर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935 अबोलिश्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी 1935 की, इसने अबोलिश कर दी थी क्या, प्रोविंशियल डायरेक्टरी को इसने जो है अबोलिश कर दी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है अबोलिश कर दी थी, ठीक है, प्रोविंशियल डायरेक्टरी को, ठीक। और जो है डायरेक्टरी कब कहाँ लाई गई थी, सेंटर में लाई गई थी। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 मिली थी, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर भी मिला था, रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट भी आई थी। Which of the following were not one of the features of the government of India in 1935? कौन कौन सा पहले फीचर ये देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सही बात है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी। अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 ये नहीं था। प्रपोजल ऑफ द फेडरेशन ऑफ द इंडिया, ये सही बात है। The government of India in 1935 introduced several key reforms. The Governor General's Executive Council was restructured to include more Indian members. जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें जो है मोर इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड करना था। नाउ द गवर्नर जनरल रिटेन्ड अल्टीमेट अथॉरिटी, उसमें भी इंडियन को तो ज़्यादा इंक्लूड करना था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेकिन उसमें जो है गवर्नर जनरल जो है कौन सी अल्टीमेट अथॉरिटी रखते थे, ठीक है, गवर्नर जनरल अल्टीमेट अथॉरिटी रखते थे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांटेड प्रोविंसेस मोर इंडिपेंडेंस इन सर्टेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, उसमें जो है स्टेट को बहुत सारी पावर दी गई थी, ठीक है, मोर इंडिपेंडेंस इन सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। दाउ द गवर्नर स्टिल हेल्ड सिग्निफिकेंस पावर, उसकी बहुत पावर दी गई थी स्टेट को, लेकिन उसमें भी गवर्नर को ज़्यादा पावर थी, गवर्नर जो है वीटो लगा सकता था। देखिए क्या है, बीपीएससी लास्ट ईयर पूछ लिया था, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तब एग्जाम पूछता, हर बार पूछता, इस बार पूछेगा, ठीक है। अब भाई अब मान लीजिए आप प्रेजेंट नहीं पता, मान लीजिए कहीं दिया नहीं रहता एग्जीक्यूटिव रूप से, ये बेयर एक्ट डायरेक्टली दे दिया। अब देखिए अब क्या क्या पता उसमें, देखिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये तो था ना रिकंस्ट्रक्शन। अब मान लीजिए ये भी नहीं पता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी ना, ये तो सही बात है, पूछ रहा नहीं कौन सा सही नहीं है। अब प्रपोजल ऑफ फेडरल ये भी सही था। अब मान लीजिए 50-50 करना है, इसको लाना है और इसको लाना है, तो 50-50 मान लीजिए ये तो कर सकता है ना, मतलब
कोई चीज डायरेक्टली स्टेब्लिश हो रही है सेंटर में, तो ये तो ऑटोमेटिक हो गई यार, मतलब पावर ज्यादा मिल गई, तो ये तो हो गई ना रिकंस्ट्रक्शन। अब यही हुआ अप्रेजल हो गया, ठीक है, यही था। द एक्ट इटसेल्फ वाज अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एंड डिड नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन फॉर इट्स अप्रेजल। ठीक है, ये खुद लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क था, इसको कोई अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि फिर से दिया जाए, ठीक है, 1935 की, ठीक है। क्योंकि साइमन कमीशन पहले ही आ गया था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले हो गया था, तो ये लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क तो वही है कि हाँ बनाना है, हो गया, अब इसको फिर से रेटिफाई थोड़ी किया जाएगा। The act proposed a फेडरेशन दैट वुड इनकॉर्पोरेट। अब देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है पहले से ही, हमने एक फेडरेशन की बात की थी जो बन तो गया था लेकिन कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। देखिए क्या बोल रहा है, 1935 एक्ट प्रपोज अ फेडरेशन दैट वुड इनकॉर्पोरेट बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, में जो है ब्रिटिश इंडिया भी रहेगी, प्रिंसली स्टेट भी रहेंगे, बट इट वाज नेवर फुल्ली इंप्लीमेंटेड, इसको कभी भी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं किया गया ड्यू टू प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूजल टू ज्वाइन। प्रिंसली स्टेट ने इसको मना कर दिया क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो है पूरी तरीके से आज़ाद रहना चाहते थे, वो ब्रिटिश के अंडर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि यदि इसमें हो जाते ना फेडरेशन में, तो जो गवर्नर जनरल जो वायसराय था वही रूल करते हैं, ऑटोमेटिक गुलाम बन जाते हैं, ठीक है। इवन था ये ब्रिटिश बोले थे कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर भी ये मतलब बहुत सतर्क थे इंडियन प्रिंसली स्टेट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोवाइडेड फॉर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी ना 1935 वाली, इसने क्या दिया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या दी थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी इसी ने, ठीक है, सही बात है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट भी दी थी इसी ने, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट, ठीक है, इसी ने दी थी, establishment of the federal court। एक मिनट, constitutional development we are studying, ठीक है, so we have to revise it thoroughly, ठीक। यही था यार, ये नहीं था, हाँ यही था जी। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या प्रोवाइड की थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की थी, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट, सही बात है, इस्टेब्लिश फेडरल कोर्ट था, ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, ये भी था, ठीक है, तीनों सही था, ऑल इंडिया, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंपॉर्टेंट, क्यों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंपॉर्टेंट है, तो यह जो है इट इज द मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, या इसी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। सो ये विल बी योर आंसर, ये विल बी योर आंसर। Which one of the following is not a feature of the government of India 1935? कौन जो है फीचर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की? देखिए डायरेक्टली एट द सेंटर एज वेल एज प्रोविंस से, डायरेक्टली सेंटर में थी, प्रोविंस में नहीं थी भाई, गलत हो गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, सही बात है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, ऑल इंडिया फेडरेशन था, ये सब सही है। The real intention of the British to include the princely states in the federal union proposed by the Indian Act 1935 was, इंटेंशन क्या था ब्रिटिश का, टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट इन द फेडरल यूनियन प्रपोज्ड बाय द इंडियन एक्ट 1935 में, कि प्रिंसली स्टेट भी आइए, इसका इंटेंशन क्या था बताइए, यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर, ताकि जो एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्राइन थी ना इनकी जो थी, यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर, जो नेशनलिस्ट लीडर हैं वो जो गवर्नमेंट को उनका इंटरफेयर कर रहे थे ना, उनको संप्रेस करने के लिए, ताकि प्रिंसली स्टेट भी आ जाएंगे पूरी तरीके से अंडर ब्रिटिश का अंडर आ जाएंगे, इसीलिए इनका इंटेंशन था, ठीक है। देखिए द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट्स इन द फेडरल यूनियन proposed by the Indian Act of 1935 was to use the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrine of the nationalist leader. Princely states represented approximately 25% of the population of India, while under the government of India in 1935, out of 260 members, 156 were to represent the provinces and 104 to the princely states in the upper house, and the lower house consisted of 375 members, out of whom
250 were to represent the provinces and 125 to represent the principal state. In both houses of the federal legislature, the state were given their quota of representation, but the members from the state were not to be elected. Despite such a wide range of provisions, the principal states, however, refused to join the federation. They were alarmed by the changing situation in the country caused by the rapid spread of the national movement. The British government miserably failed to overcome the opposition of the इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी फेल हो गई इंडियन कांग्रेस को रोकने में, द मुस्लिम लीग को भी रोकने में, एंड प्रिंस आगे द फेडरल स्कीम मतलब फेडरल स्कीम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो द फेडरल स्कीम वाज विदहेल्ड एक्सेप्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोड. सो द फेडरल स्कीम वाज विदहेल्ड मतलब इसको स्टॉप कर दिया गया एक्सेप्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोड. सिर्फ फेडरल कोर्ट लाया गया था, मतलब 2 स्टेट के लिए फेडरल कोर्ट रहेगा. जैसे चंडीगढ़ वाला जो कोर्ट है ना, और हरियाणा और पंजाब दोनों को डील करता है, ठीक है, उसी फेडरल कोर्ट हो गया द ज्वाइंट कोर्ट. एंड द प्रोविंशियल स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड, फेडरल कोर्ट एंड द प्रोविंशियल स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द 1 अप्रैल 1937, causing a drastic change in the pattern of provincial politics. Who among the following said about the Act of 1935, a car which has a brake but no engine? किसने बोला था कि जो 1935 का एक्ट है, ये कार तो है बट इसमें कोई उसमें ब्रेक भी है बट कोई इंजन नहीं है. मतलब ये कार है उसमें ब्रेक है लेकिन कोई इंजन ही नहीं है. कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था इनको. जवाहरलाल नेहरू कंपेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 विद अ कार. एक ये पूछ सकता कभी कभी, ये कार विच हैज ब्रेक बट नो इंजन. उसमें मतलब ब्रेक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है लेकिन कोई इंजन ही नहीं है जिससे ऑपरेट हुए. जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जो जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 से 1964 तक थे. इन फैक्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज द क्रिएशन ऑफ द जवाहरलाल नेहरू एंड ही इज द प्रोपाउंडर ऑफ द पंचशील थ्योरी. मतलब जवाहरलाल नेहरू जो थे नॉन अलाइनमेंट के को फाउंडर थे एंड पंचशील थ्योरी के प्रोपाउंडर थे इन्होंने. About which act Jawaharlal Nehru had said, we were provided with a car and all brakes and no engines. यही थे 1935 एक्ट के बारे में बोला था जवाहरलाल नेहरू ने. गांधी जी मत मार दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू मारिएगा. Which of the following acts introduced the principle of the constitutional autocracy? मतलब प्रोविंस को ज़्यादा पावर मिली थी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है. The constitutional autocracy principle was introduced by the government of India in 1935. This act was the most elaborated act by the British Parliament. At the same time, it was the most complex document, okay, among the constitutional proposals prepared for India. In this act, the establishment of the Union of India, ये बहुत कॉम्प्लेक्स था. ठीक है. इट वॉज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट अमंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स प्रिपेयर्ड फॉर इंडिया. इन दिस एट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, द फेडरल जुडिशरी, ठीक है, फेडरल जुडिशरी स्टैब्लिश की थी. द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट भी हुआ था इस समय. वर अरेंज, ठीक है, इसमें सेंट्रल एंड स्टेट के बीच पावर को डिवाइड हुआ था. ये तो पहले भी हो गया था 1919 में, इसमें और इलेबोरेट तरीके से हो गया था. In which session Indian National Congress had rejected the Government of India Act 1935, इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 को, मतलब किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को. अब देखिए जब प्राइम मिनिस्टर मतलब जो मेन लीडर जो बोल रहे थे उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वही बोल रहे थे कि हम लोगों ने एक ऐसा चीज पाया है जिसमें वो कार तो है, मतलब हम लोग ऐसा 1935 को क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने ऐसी कार पाई है जिसमें बहुत सारे ब्रेक हैं लेकिन कोई इंजन ही नहीं है. ये किसमें बोले थे? लखनऊ सेशन 1936 में बोले थे. इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन लखनऊ सेशन 1936. दिस सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. अब देखिए इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है. इस सेशन को कौन प्रिसाइड किया था? 1936 में जो लखनऊ सेशन हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था. Which of the following elections of the Central Legislative Assembly was ever held under the Government of India Act 1919? अब देखिए इंपॉर्टेंट हो गया है. पूछा कौन सा इलेक्शन जो हुआ था 1919 के अकॉर्डिंग हुआ था. अब जो हुआ था 1937 वाला जो इलेक्शन था ना, 1937 वाला इलेक्शन, ये 1935 के अकॉर्डिंग हुआ था क्योंकि नजदीक था. लेकिन एक इलेक्शन और हुआ था 1945 में, हुआ जो है 1919 के अकॉर्डिंग हुआ था. ठीक है. तो इसके बाद रखिएगा 37 वाला मत मारिएगा, गलत है क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था? 35 के अकॉर्डिंग. तो इसको हटा दीजिए. ठीक है. 35 मतलब बी जहाँ पे हटाइए. अब ए वाला 1926 वाला हुआ था, 1945 वाला हुआ था, मतलब ए और सी हुआ था. इसको बस थोड़ा याद रखना पड़ेगा और क्या, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. इन द ईयर 1923, 26, 1930, 1934
ठीक है, मतलब 4 इलेक्शन इधर मान लीजिए 1935 वाले, ये किसके थ्रू हुआ था, 1919 के थ्रू हुआ था, ठीक है, ये देखिए। और एक 1935 एक्ट आया था, उसके बाद तो सभी इलेक्शन 1935 के अकॉर्डिंग हो रहे थे, लेकिन इसके बाद जो एक इलेक्शन हुआ था 1945 में, किसके थ्रू हुआ था, 1919 एक्ट के थ्रू हो गया था। आज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919. The provincial assembly elections held in the year 1937 were held under the government of India 1935. In which year was the last elections of the Indian legislature under the government of India 1919 held? Last election 1919 act according कब हुआ था, ये कब हुआ था, 1945 में हो गया था। Who among the following had called the government of India Act 1935 as the charter of slavery? इन्होंने बोला था, देखिए A.P.T. नेहरू बोल रहे हैं हमेशा इसको, कार with the brakes but no engine, ऐसी ये चार्टर ऑफ स्लेवरी है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको बोला था। सही बात है, ठीक है, ए विल बी योर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रिसीव्ड रॉयल असेंट, जो है रॉयल असेंट मिला था इसको 1935 को ऑन 2 अगस्त 1935। द सेफगार्ड्स एंड स्पेशल पावर वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल वाज समथिंग लाइक अ चार्टर ऑफ स्लेवरी एज मेंशन्ड एंड प्रिसाइज्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 was the largest document in the entire history of British rule, which had 14 parts, 321 sections and 10 schedules. देखिए 10 शेड्यूल तो ओरिजिनली था ही, सही बात है, ठीक है। The instrumentation of the instruction contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1915 as जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन के रूप में किसमें ऐड किया गया था, किस रूप में, 1950 में डीपीएसपी के रूप में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ऐड किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते थे, ताकि इंस्ट्रक्शन देता है ना, स्टेट को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, जब कुछ बनाइए, कोई बिल बनाइए, कोई एक्ट बनाइए, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1915 as directive principles of the state policy, ठीक है, directive principles of state policy. The critics referred this part of constitution as holy phrase, इन्होंने इसको होली फ्रेज के रूप में बोला था, ठीक है। कि मतलब स्टेट को ये सब करना है, ठीक है, मतलब वेलफेयर, ये वेलफेयर के लिए था डीपीएसपी, इसी वजह से इसमें बोला था कि होली फ्रेज। इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रिजुडरी पावर, देखिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आइए से पूछ लिया था, देखिए पूछ लिया ना, क्या बोल रहा है, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रिजुडरी पावर वर गिवन टू द, ये जो रिजुडरी पावर था किसको दिया गया था, ये गवर्नर जनरल को दिया गया था, ठीक है, गवर्नर। जैसे यदि ना, जो यदि क्या बोलते हैं कि डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया को दिया जाता ना, तो उसमें भी गवर्नर जनरल जो है लीड करते, जो वायसराय थे ना, वही सारी पावर को होल्ड करते हैं, लेकिन उसके नीचे जो है जितने ऑफिस होते हैं सब इंडियंस हेल्ड करते हैं। सिर्फ कौन हेल्ड करते हैं, जो इससे फॉरेन को, ठीक है, फॉरेन को, कम्युनिकेशन को, डिफेंस को ब्रिटिश लोग डील करते हैं, ठीक है, और जिससे कमांडर इन चीफ और वायसराय जो है ब्रिटिश डील करते हैं, और सब जो जितने पार्ट हैं वो कौन डील करता है, इंडियंस डील करते हैं। तो यही था, गवर्नर जनरल को रिजुडरी पावर मिल गया था। जैसे इस समय भी जो रिजुडरी पावर किसको दी गई है, यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है, ठीक है। आइए से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिजुडरी पावर वर गिवन टू गवर्नर जनरल, ठीक है। तो फेडरेशन एस्टैब्लिश हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, उसमें जो है रिजुडरी पावर को किसको दिया गया है, गवर्नर जनरल को दिया गया है, ठीक है। रिजुडरी पावर किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया है, ठीक है, याद रखना भाई। By which of the following acts was the Indian Council Act abolished? किस एक्ट के थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट को जो है एबोलिश कर दिया गया था, यह था इंडियन काउंसिल एबोलिश, मतलब इंडियन काउंसिल को एबोलिश कर दिया गया था, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू इंडियन काउंसिल को एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है, इंडियन काउंसिल को एबोलिश कर दिया गया था। Indian Council was abolished by the Government of India in 1935. The act was passed by the Parliament of the UK 1935. Act was aimed at, ठीक है, Act was aimed at the constitutional reform in India. Through the act, डायरेक्टरी was abolished at provincial level. ठीक है, जो डायरेक्टरी था उसको जो है अबोलिश कर दिया गया था प्रोविंशियल लेवल पे, एंड वाज स्टार्टेड एट सेंट्रल लेवल, इसको स्टार्ट कर दिया गया था, सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट कर दिया गया था। प्रोविंसेस वर गिवन मोर ऑटोनॉमी, जो प्रोविंस थे उसको जो है मोर ऑटोनॉमी दी गई थी, ठीक है, प्रोविंसेस को मोर ऑटोनॉमी दी गई थी।
सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट। उसमें जो है 1919 में भी जो है सब्जेक्ट्स जो है रिजर्व कर दिए गए थे ना, रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट में तो डिवाइड कर दिया गया था। Who has said it? I have not to beg pardon in connection with the allegation that in the draft of the Constitution, a major part of the Government of India Act 1935 has again been reproduced। कौन बोले थे कि यह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 फिर से रिप्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 1946 में, तो लोग बोल रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है या 1935 को फिर से रिप्रोड्यूस कर दिया गया है। तो लोग बोल रहे थे पोजीशन वाला कि ये जो है B.R. अम्बेडकर जो माफी मांगे लोगों से, ठीक है। तो ये B.R. अम्बेडकर इसका आंसर है, ये बोले थे कि हम माफी नहीं मांगेंगे, ठीक है। Dr. B.R. Ambedkar said, I have not to beg pardon in connection with the allegation that in the draft of the Constitution, a major part of the Government of India Act 1935 has again been reproduced in parliamentary debates regarding the Constitution making process. Can you show me one free country where there are separate electorates? कहीं पे separate electorates है? The British, मतलब पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब कौन पूछ रहा है, अभी वही पूछ रहा है एग्जाम में। The British element is gone, but they have left mischief behind. Who among the following said the above mentioned statement in the Constituent Assembly debates? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछ रहे थे। The above statement was said by the Sardar Vallabhbhai Patel in the Constituent Assembly debates. Match list first with list second and select the correct answer by using the course given below. अब मैच कराना है। The Regulating Act 70 and 73। अब देखिए जो सबसे पहले क्या आ रहा है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्टी को, ठीक है। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब आया था, 1774 में वो बना था। किस एक्ट क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 70 एंड 73 के एक्ट अकॉर्डिंग आया था। ए का 4 है तो बी विल बी योर आंसर, और मिला लीजिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 क्या लाया था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाया था। इंडियन काउंसिल एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ला दिया था। आप देखिए कौन बचा है, अब कौन बचा है, अब बचा है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या लाया था, प्रोविजंस ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंस से ला दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। आंसर होगा बी विल बी योर आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट 70 एंड 73 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये लाई थी, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 70 एंड 73 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन लाया था, रेगुलेटिंग एक्ट 70 एंड 73 कौन लाया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाया था, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन लाया था, मतलब इसी के थ्रू आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 70 एंड 73 का एक्ट के अकॉर्डिंग आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, किसके थ्रू आया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट आया था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या आया था, इंडियन इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या आया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरेक्टी किसके थ्रू आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरेक्टी आ गया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरेक्टी आ गया था किसके थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 70-73 आज सुप्रीम कोर्ट आ गया था, और इंडियन काउंसिल 1993 से सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आ गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 के थ्रू डायरेक्टली आ गया था प्रोविंस में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग क्या आ गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गया था, मतलब प्रोविंस को बहुत पावर मिल गई थी इसके अकॉर्डिंग। देखिए लास्ट क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद चाहे पढ़े या ना पढ़े काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। Which act is not the landmark in the development of the Constitution during the British rule? Which act is not the landmark in the development of the Constitution during the British rule? कौन सा लैंडमार्क नहीं है, पूछ रहा है, नहीं की बात कर रहा है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब देखिए लैंडमार्क सबसे इंपॉर्टेंट 70-73 था, ठीक है, जिसमें 74 में सुप्रीम कोर्ट आया था। चार्टर 1833 था, जिसमें पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई थी, ट्रेड टी पे भी और ट्रेड पे भी चाइना के साथ भी हुई थी, खत्म हो गई थी। और जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था 1833 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में क्या आया था, प्रोविंशियल जो डायरेक्टली आ गई थी, और इसमें जो है ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट बना दी गई थी। और यह प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यह तो आज़ादी की बाद आई थी यार, 1935 एक्ट रहता तो सही रहता, लेकिन जो है लैंडमार्क नहीं, लैंडमार्क मतलब मेन पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा डी।
The Protection of the Civil Rights Act (PCR) Act 1955 was enacted and notified on 8th May 1955. ठीक है, जो Protection of the Civil Rights Act 1955 was enacted and notified on 8th May 1955 में enact हो गया था. It was amended in 1976 में amend हुआ था. ठीक है, amend कब हुआ था? 1976 में. And was renamed as the Protection of the Civil Rights Act 1955. Before this, it was known as Untouchability Offences Act 1955. The act extends to whole of India and provides punishment for the practices of the untouchability. जो एक्ट था extend हो गया था whole of India में, ठीक है, and provides punishment for the practices of untouchability. जो untouchability करेंगे उनको punishment मिलेगा इसके थ्रू, Protection of the Civil Rights Act 1955 के थ्रू. Hence it has nothing to do with the development of the Constitution. मतलब इनको जो है development of Constitution से कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, वही पूछा कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखिए हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लिया. अब इधर तो जितना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा वाले हैं. ठीक है, मिसलेनियस मतलब वही होता है जो करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्टली चीजें आ जाती हैं, मिक्स होता है. मतलब एक सिलेबस से मैच नहीं करा पाएंगे, किस पार्ट से आ रहा है, किस पार्ट से पूछ रहा है, मैच नहीं करा पाएंगे. हम लोग इसको भी कवर करेंगे, मिसलेनियस पार्ट को भी जो मॉडर्न हिस्ट्री का है. ठीक है, देखिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर चुके हैं फाइनली. ठीक है, अब इसको और फाइनल बनाएंगे कुछ देर के बाद. चलिए हम लोग इसको जो है दूसरे वीडियो में लाएंगे. ठीक है, ये सब हम लोग दूसरे वीडियो में लाते हैं, इसके बाद लाएंगे. इसका हर भी कर देते हैं अभी, इसको हम लोग अगली बार लाते हैं अगली वीडियो में. ठीक है, यहीं पर हम लोग इसको खत्म करते हैं. ठीक है, यदि आपको वीडियो जो अच्छा लगता है, लेक्चर को ध्यान से पढ़िए. यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा. और इसमें टेलीग्राम का ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा. यू कैन आस्क डाउट एंड यू कैन गेट ऑल द मटेरियल देयर. ठीक है, सो गुड नाइट, थैंक यू. ठीक है, बाय.